पूरा ठीक है, चलो एनीवे, कंपनीज एक्ट, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो पिछला वाला हमने पॉइंट, हाँ हाँ, लोकल लिमिट से बाहर जा रहा है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग देख, विद इन द लोकल लिमिट बोला, फिर एक बोला लोकल लिमिट से बाहर जा रहा है, उसके बाद बोला स्टेट के अंदर रह रहा है पर आरओसी चेंज हो रहा है, उसके बाद बोला अब स्टेट ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट हो रहा है, तो ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट के टाइम पर एक सबसे बड़ा चेंज क्या आता है कि तुम्हारा एमओए भी चेंज होता है। ठीक है, तुम्हारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर तुम्हारा एग्जैक्टली स्टेट लिखा होता है कि किस स्टेट के अंदर तुम रजिस्टर्ड हो, राइट। सो इफ़ योर स्टेट इज़ चेंज, योर एमओए विल बी ऑल्टर्ड। अब तक हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि एमओए को चेंज करना पड़ेगा, अब हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि एमओए को चेंज करना पड़ेगा। अगर एमओए को चेंज करना पड़ता है तो यू हैव सेवरल अदर लॉज, प्रोसीजर्स, कंप्लायंसेस एज वेल अलॉन्ग विद एनी अदर थिंग। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें, तुम्हारा ना जो ये फर्स्ट वाला है ना पॉइंट, इधर जब चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर करेंगे, ये पॉइंट्स वाइज उन्होंने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दोबारा प्रोसीजर और रूल्स के हिसाब से तुम्हें दोबारा से समझाया है, जो तुम्हारा 2-3 पेज का लंबा चल रहा है। ठीक है, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस ही को ही 3 पेज में उन्होंने बांट दिया। बढ़िया। अब माइंड यू डोंट वरी अबाउट इट, द पॉइंट इज़ कि तुम्हारा सारा का सारा ऐसा एक प्रोसेस, एक ही प्रोसीजर इकट्ठा नहीं पूछेंगे यार। उनके पास मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन 5 या 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें कंसाइज फॉर्म में ही आएगा, करेक्ट। पर प्रॉब्लम क्या आती है ना, कई बार वो पॉइंट के अंदर से कुछ पूछ लेते हैं, तुम्हें एक ही पॉइंट के बारे में पूछ लेंगे कि अच्छा ऐसे कर रहा था उसने, तो क्या ये सही है, इज इट अ करेक्ट ऑल्टरेशन और नॉट, right? So you don't have to ratify all the points, but you have to know all the points. Getting the point? चलो, अब ये चीज़ हो गई। अब चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि देखो, आई एम रीडिंग द फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा डी का बुलेट पॉइंट, द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्व्स ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। बढ़िया। एंड द चेंज कैन बी अफेक्टेड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन passed by the company which must be confirmed by the central government on the application made to it। तो यहाँ पर तुम्हारा एक चीज़ एमओए चेंज होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा तुम्हारा वेरी गुड, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 75% अप्रूवल चाहिए। और फिर फाइनली एक और चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अब तक कहीं पर भी था? कहीं पर भी नहीं था। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो ना, तो आपको किसी एक ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो उन दोनों के ऊपर है। अगर मान लो मुझे मेरी क्लास का मॉनिटर बनना है, तो मुझे मेरे टीचर को पूछना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मॉनिटर का हेल्पर बनना है तो मुझे मॉनिटर को पूछना पड़ेगा। किसी टीचर को एचओडी बनना है तो प्रिंसिपल को पूछना पड़ेगा। चेन ऑफ कमांड है ना। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली वही बोला। देखो, पिछले वाले पॉइंट में क्या हो रहा था पता है, हमने जब बाइफर्केशन करके समझा था, हमने समझा था कि आपको आरडी को एप्लीकेशन देनी है। याद करो, आरडी को एप्लीकेशन देनी है। क्यों आरडी को? क्योंकि आरओसी के ऊपर आरडी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं गए? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। यू कैन जस्ट गो टू दी 1 स्टेप हायर, राइट। सो आरओसी के ऊपर, आरओसी को कंट्रोल करने के लिए आरडी है हमारे पास। बस इतनी सी बात हो गई। तो अगर हम वन स्टेट टू अनदर जा रहे हैं तो हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं। यू हैव टू आस्क समबडी हु इज अबव द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल वन। ठीक है, तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हो क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 कॉन्सेप्चुअली याद करोगे तो हर चीज़ याद हो जाएगी। तो हम आपके पास एमओए चेंज होगा, छोटा मोटा चेंज नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए आप क्या करोगे? एकदम फ्लो, कुछ भी क्या करोगे? पहले अप्लाई करोगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे, फिर वो ऑर्डर पास करेंगे। बढ़िया। वो लोग जब आपको ऑर्डर पास कर देते तो एक बात होती है जो हमको सबको बतानी ही होती है। आरओसी को सब कुछ बताना होता है, ये हमारा मेन धंधा है। तो आरओसी को बता दो ना। फिर आरओसी क्या करेगी? रिकॉर्ड कर लेगी अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? वो रिकॉर्ड कर लेगी। उसके बाद क्या करेगी? एक आरओसी अपना सारा सामान दूसरे वाले को दे देगी, बस खत्म प्रोसेस। यही प्रोसेस है एग्जैक्टली, लॉजिकल सब कुछ। लॉ इज़ नॉट रियली ऐसा कुछ रट्टोफाई इतना नहीं होता लॉ में।
प्रोसेस, फॉर्म, नंबर्स, डेज, ठीक है वो तुम्हें याद करना पड़ता है, सॉरी अबाउट इट, बट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, वो लॉजिकल है, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना है बस, चलो ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, डिस्पोज मतलब उस एप्लीकेशन को निकाल देगी इन द सेंस कि देखो कोई चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना मतलब उसको या तो हाँ बोला जा सकता है या तो ना बोला जा सकता है, काम ख़त्म करने को डिस्पोज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो उसने बोला कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days and before passing the order may satisfy itself that the alteration has the consent of sufficient provisions and has the consent of the creditors, debenture holders and other persons। आया समझ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एप्लीकेशन को विद इन 60 days कर देगी डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब हाँ या ना दोनों हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर पास होगा कितने दिन में, 60 days में। ये जो 60 days के हैं इस दिन के अंदर अंदर इट विल ऑल्सो वेरीफाई कि जो बेसिक प्रोविजंस है वो क्या कंप्लाई किए गए हैं। तो वेरीफाई करने के लिए उसके पास प्रोविजंस है, साथ ही साथ देखेगी कि सारे कंसेंट आया है उन लोगों का जिनसे अपने पैसे उठाए होंगे, सारे डिबेंचर होल्डर्स, सारे क्रेडिटर्स, एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विद अस हैव वी ऑब्टेन अ कंसेंट फ्रॉम देम, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इतना काफ़ी है तुम्हारा, और एनी अदर पर्सन तक फुल स्टॉप करके ब्रैकेट क्लोज कर दो। Come to the third point. A company shall, in relation to any alteration of its memorandum involving change of registered office from one state to another, file with the registrar the special resolution passed by it in MGT 14। इस चीज़ को हमेशा हमेशा ध्यान रखना। हमने बोला था कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन आपको ROC को बताना पड़ेगा। जब आप ROC को अपने रेजोल्यूशंस के बारे में बताते हो ना, तो आप एक फॉर्म फाइल करते हो, उस फॉर्म का नाम है MGT 14, ठीक है। INC था, INC फॉर्म, वो फॉर्म्स है MCA को साइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देते हो जब आपको कुछ फाइलिंग न्यू कंपनी बननी है। तो वो उसके लिए नहीं था अपना ROC चेंज करने के लिए, वो INC 28, INC 23 वो ये फॉर्म्स है कि ROC चेंज कर रहे हैं, बढ़िया। तो हर चीज़ का एक फॉर्म है। MGT 14 एक वो फॉर्म है जो स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताता है। उनमें भी थी मैम स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पहले वाला में भी थी। उसमें भी हाँ उसमें भी थी। उसमें INC 28 या 23 में क्या था कि हम 23 से क्या बता रहे हैं कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको ऑर्डर आ गया है, वो आपने बताया। एक सेकेंड, हर चीज़ को बताने का एक तरीका होता है, हम हर चीज़ को बताने के तरीके को फॉर्म में डिवाइड करते हैं। अगर ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं INC 23 फॉर्म भर के बताऊंगी। तुमको अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए तो तुम एडमिशन का फॉर्म भरोगे, अगर स्कूल से रिजल्ट चाहिए रिजल्ट का फॉर्म भरोगे, अगर स्कूल से मार्कशीट चाहिए मार्कशीट का भरोगे, लीव सर्टिफिकेट चाहिए वो भरोगे, राइट। हर चीज़ का अलग अलग फॉर्म है, बस यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्म है। अगर आपको ROC को कुछ बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बारे में रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रार बताना है तो अलग फॉर्म है। अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट कुछ है फॉर्म तो वो फॉर्म अलग है। RD के अप्रूवल का ऑर्डर का इंटीमेशन देना है, अलग फॉर्म है। स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताना है तो अलग फॉर्म है। MGT 14 is a form wherein through which MGT 14 is a form through which you intimate or tell them about the resolutions passed by the company। बढ़िया, क्लैरिटी। तो बस ये, द कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फाइल विद रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय इट इन MGT 14। बढ़िया, स्पेशल रेजोल्यूशन जिस भी वजह से पास किया होगा वो बात ठीक है तेरी, उसके लिए INCs फाइल होंगे, राइट। मतलब वो INC अलग अलग थी कि एक तरफ से ROC बोल रहा चेंज करने के लिए, एक तरफ से हम ROC चेंज करवा रहे हैं, इसके अंदर उसके अंदर गवर्नमेंट भी चेंज करवा रहा है, इसके अंदर भी आएगा बच्चे INC, बस तो वेट करते हैं। पूरा ROC ही चेंज करा रहे हैं तो MGT कर रहे हैं। नहीं, MGT अकेला स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर कोई भी सिर्फ स्पेशल MGT 14 एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताता है। वो भले स्पेशल रेजोल्यूशन किसी के लिए भी हो, मतलब डायरेक्टर को कंपनी के अंदर आके डांस करना, उसके लिए अगर तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया तभी भी MGT 14 होगा। हाँ, अगर स्पेशल वाला रेजोल्यूशन फाइल करना है तो MGT 14 होगा। यहाँ पर भी देख, अगर तू देखेगा ना नेक्स्ट पेज पर जो प्रोसेस है उस प्रोसीजर में, अगर तू कौन सा फॉर्म, तेरे को पॉइंट नंबर 10 देख ले, चल पॉइंट नंबर 10 देख।
एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस टू बी फाइल टू RD, फाइल अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द नेक्स्टर्स टू ROC इन फॉर्म नंबर INC 23। तो फॉर्म्स रिपीट होंगे तुम्हारे, मिला पॉइंट नंबर 10 है ना। तो वहाँ पर 23 तो लिखा है, यही है, यही 23, यही 28, यही वाले सारे फॉर्म्स होंगे तुम्हारे। फिर सी वाले पार्ट में MGP क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। वहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, बस कर सकते हैं, करना है, करना है, ठीक है। ये मैं वही तो बता रही हूँ, अभी हर प्रोसेस में ना तुम्हारा इवेंचुअली तुमको समझ में आएगा कि प्रोसेस सबका सेम ही हो रहा है, सब जगह पर वही चीज़ें हो रही है, बस कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। अब इस वाला जो तुम्हारा अगला प्रोसेस है और पिछले वाले प्रोसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ये वाला तुम्हारा 2 तो 3 पेज का लंबा है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ बता दी, एक एक चीज़ बताइए। तो मैं पिछले में कैसे मैंने समझाया था कि बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, रेजोल्यूशन, बात ख़त्म, राइट। अब इन्होंने अगले प्रोसेस में कैसे बताया, बोर्ड मीटिंग, पर बोर्ड मीटिंग के लिए पहले नोटिस जाता है, नोटिस के साथ एजेंडा जाता है, उसके अंदर फिर लोग आते हैं, फिर होती है होल्ड द मीटिंग, फिर वो मीटिंग पास होती है, फिर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। ऐसे करके उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग वाले पॉइंट को 6 पॉइंट्स में बना दिया। सारा प्रोसेस है, हाँ बस है वही चीज़ सारी तुम्हारी। पॉइंट समझ में आया? पक्की बात है, अब क्लैरिटी है। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स। एक चीज़ है, या तो भले ना एक तुम एक नोटबुक अब तैयार रखो, जॉट डाउन द पॉइंट्स कि INC 23 किस चीज़ का है, MGT 14 किस चीज़ का, 28 किस चीज़ का। अब तक हमारे 3-4 फॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। पे अटेंशन, स्टार्ट राइटिंग कि भाई इतना इतना बैक ऑफ द बुक या कहीं पर भी एक लिस्ट बनाते रहो। जैसे जैसे लिस्ट बनाते रहोगे तुम्हारा याद रहेगा तुम्हें भी। कल लास्ट दिन पर अगर कहीं चेक करनी हो तो तुम खुद चेक कर सकते हो ना, ठीक है। ये वाले प्रोसेस के साथ साथ अभी तुम्हें सारे फॉर्म्स जो रिवाइज हो जाएंगे तो देख लेना, ठीक है। फर्स्ट अब तुम्हारा सिर्फ इतना लिख लो कि MGT 14 होता है टू फाइल स्पेशल रेजोल्यूशंस विद रजिस्ट्रार। आया? MGT 14 टू फाइल स्पेशल रेजोल्यूशंस विद रजिस्ट्रार। सेट, क्लैरिटी। अब वो देख फॉर्म्स रिपीट होंगे। वेयर एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट approving the alteration shall be filed with the company by the company with the registrar of each of the states within 30 days from the time from the receipt of the order in INC 28 who shall register the same। मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्डर आया 30 दिन के अंदर अंदर, इस ऑर्डर को आपको फाइल करना है। किसको? बच्चे ऑर्डर ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। यस, वेरी गुड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है जो 60 दिन में आया था, ठीक है, उसको फाइल करना है ROC को, ठीक है, विदिन 30 डेज। ये जो आप ROC को फाइल कर रहे हो, ये ROC ऑफ बोथ स्टेट्स है। जिस स्टेट में आप जहाँ से निकल रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वो दोनों के स्टेट्स के ROC को आपको ये फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इस फाइलिंग का फॉर्म है INC। पक्की बात? चलो, गेटिंग द पॉइंट, फ्लो बन रहा है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, वेरी गुड। एंड हु शैल रजिस्टर द सेम एंड एक्सेट्रा शैल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द ऑल्टरेशन। और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। हर कंपनी जिस भी स्टेट में रजिस्टर होती है उस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो आपको एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट भी मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? पक्का, कोई डाउट अब तक? चलो ठीक है, शाबाश। अब ये जो पॉइंट्स है ना तुम्हारे अगले पेज पर, ये 2 पेज, ये बेसिक प्रोसेस है और ये इस प्रोसेस के बारे में हम आगे भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया जाएगा, जनरल मीटिंग के बारे में बताया जाएगा। तो राइट नाउ समझते हैं, जितना समझ आया आया, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक बार सिर्फ प्रोसेस समझ लो, क्योंकि ये अंदर जो प्रोसेस के वर्ड्स हैं ना अलग अलग, इतना एजेंडा फजेंडा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तुम्हें सब नहीं पता अभी इतना क्लैरिटी के साथ। तो जितना आता है आता है, नहीं आता है तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है।
मैटर या क्या डिस्कस होने वाला है, काम। यस, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वैसे, मैं भी याद कर रही थी मैं क्या होता था। चलो, प्रोसेस टू बी फॉलोड। यार मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ तो दिख रहा ना कैमरे में कि खाली मुंडी मुंडी या आधी शक्ल चलेगा? फिर ठीक है। अब प्रोसेस ध्यान से सुनो, अपने करते हैं। देखो, प्रोसीजर टू बी फॉलोड एज लेट डाउन इन रूल 30 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम इस प्रोसेस को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ध्यान इधर ध्यान, ठीक है। पहला सेंड नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो पहला प्रोसेस हमेशा क्या होता है? ठीक है, तो करते हैं। देखो, हाँ, अब हमें करना क्या है एग्जैक्टली कि आपको ना हर चीज़ को इस तरीके से समझना है कि आपका पहला प्रोसेस होगा बोर्ड मीटिंग का। अगर कंपनी में कोई भी बड़ा चेंज आ रहा है तो पहले आपस में डायरेक्टर्स तो डिस्कस करेंगे ना, राइट? सो ऐसा करते हैं, इसको बनाते जाते हैं। ऐसे तो नहीं मज़ा आएगा जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी। चल, पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है? बोर्ड मीटिंग। अगर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो बोर्ड मीटिंग के लिए साथ साथ में और क्या जाएगा वो सब हम चेक करते हैं। यही वन स्टेट टू अनदर का लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ वन स्टेट टू अनदर एज पर द रूल्स है, ठीक है। ये वो हमने पीछे सेक्शन देखा था, ये एज पर रूल्स है। रूल्स आर मोर एलैबोरेटिव, ज़्यादा समझाते हैं रूल्स में, ठीक है। अब तुम्हारा पहला पॉइंट है बोर्ड मीटिंग का, ठीक है। जो ये फर्स्ट पॉइंट है बोर्ड मीटिंग का, उसके साथ साथ तुम्हें और बाकी के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ बोर्ड मीटिंग तो उसके पहले तुम्हें एक नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन आता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, वेरी गुड। उसके अलावा कंपनी का सीएस भी आ सकता है, कंपनी के सीईओस भी आ सकते हैं अगर इनवाइटेड है, कंपनी का ऑडिटर आ सकता है अगर इनवाइटेड है, ठीक है। शेयर होल्डर नहीं आते, ठीक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट टीम बोर्ड मीटिंग के अंदर आता है। तो आप उसके लिए पहले एक नोटिस भेजोगे लोगों को कि भाई आओ मीटिंग अटेंड करो। कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो उनको तो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के साथ लेना देना है ही ना, तो उनको बहुत लंबा नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको 1 हफ्ते की मीटिंग का नोटिस भेज सकते हैं। तो उन्हें नोटिस भेजते हैं हम 7 days, 7 days नोटिस। 7 days नोटिस का क्या मतलब हुआ? आज आप नोटिस भेज रहे हो तो आपकी मीटिंग 7 दिन बाद होगी, इसलिए ही वो 7 days नोटिस होता है, ठीक है। 7 days बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। 7 days बिफोर द डेट मतलब बोर्ड मीटिंग से 7 दिन तो बोर्ड मीटिंग का दिन गिनना है 7 दिन बाद 8वां दिन, 8वां दिन बोर्ड मीटिंग होगा, शाबाश। तो अब बोर्ड मीटिंग का अगर नोटिस भेजा है तो इन्होंने बाद में नोटिस का कंटेंट लिखा। देखो, एक ही पॉइंट के अंदर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले। अब नोटिस का कंटेंट लिखा। कंटेंट उन्होंने 4 पॉइंट्स में समझाया कि भाई हमें क्या करना है। इससे सब ये पॉइंट तुम्हारा कंटेंट का है। शिफ्टिंग के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, अप्रूवल ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग ऑफ EGM फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अंडरस्टैंड एक पॉइंट, हमको अभी से ही पता है कि अगर आज हम बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि ROC चेंज स्टेट चेंज होगा तो कल को शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा, है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ तो पता ही है। तो आप नोटिस के अंदर उनको स्पेसिफिकली एजेंडा बता रहे हो कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं। पहले तो आप उनको नोटिस भेजा, नोटिस के बाद उनको मुद्दा भेजा कि भाई हम चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा हमने बोला कि फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि मीटिंग कब बुलानी है। EGM भी तो बुलानी पड़ेगी ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी तो बुलानी पड़ेगी। उसके लिए हम बात करेंगे कि अप्रूवल होगा कि कौन बंदा कब नोटिस भेजेगा EGM का। फिर ऑथराइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ CS टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। एक बंदे को मीटिंग के अंदर ये बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ये बंदा अथॉरिटी लेता है कि वो सारे रेजोल्यूशन सारी नोटिस पास करे। उसके अलावा एंगेजमेंट ऑफ अ CS टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर RD। एक बंदा जाएगा जो RD के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कि हम ये चेंज लाने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। तो कंपनी खुद तो जाएगी नहीं, कंपनी का कोई बंदा जाएगा। सो मोस्टली द पीपल हु रिप्रेजेंट द कंपनी अगेंस्ट सम अथॉरिटीज इज यूजुअली अ कंपनी सेक्रेटरी। ये आपने क्या लिखा है? कंटेंट ऑफ नोटिस।
कंटेंट ऑफ नोटिस, जिसके अंदर वो तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो पहले तो वो कर ले, चेंज ऑफ ऑफिस, फिर बाद में EGM का नोटिस, फिर ऑथराइजेशन टू सेंड नोटिस, और उसके बाद ऑथराइजेशन टू प्रेजेंट अगेंस्ट RD। आया बात समझ? कुछ कहा है यार। यहाँ से नहीं कुछ समझ आएगा, मेरे को नहीं आएगा, तुझे क्या आएगा? वो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ ऑफिस फ्रॉम स्टेट टू अनदर, मैंने वही पॉइंट्स के हिसाब से ही लिखा है, सिर्फ मेन बुलेट वाले, ठीक है। चेंज ऑफ ऑफिस, बाद में EGM का नोटिस, सेकेंड। देख, जनरल मीटिंग्स जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती हैं, एक AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जो भी मीटिंग AGM के अलावा वाली होगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। एनुअल, हाँ, एनिवर्सरी, एनुअल, साल में एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार ही होती है, यस। उसमें कुछ 4 टाइप की बातें डिसाइड होती है मेन, ठीक है, जिनको ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। उसके अलावा कुछ बातों की स्पेशल बिजनेस कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यस, 1 मीटिंग मैंडेटरी इन अ ईयर AGM, ठीक है, जिसमें मेन 4 बातें डिसाइड होनी मैंडेटरी होती हैं, ठीक है, जो हर साल कंपनी में होता है। कौन डायरेक्टर रहेगा, कौन निकलेगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो डिस्कस करना, कंपनी के ऑडिटर्स डिस्कस करना, ये मेन 4 बातें कुछ रहती हैं, ठीक है, जो हम सीखेंगे अभी अगले चैप्टर के बाद। तो ये हो गया। उसके अलावा की जो भी मीटिंग्स होगी वो EGM होगी, ठीक है। तो तुमने एक EGM बुलाई, कुछ कंपनी के अंदर मान लिया वही काम करना है, ये चेंज करना है, तो हम वेट थोड़ी करेंगे कि अगली AGM आए तब बात करें, नहीं करेंगे ना, हम मीटिंग बुला लेंगे, वो मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी। कौन सी वाली? नहीं बच्चे, EGM तो शेयर होल्डर्स की होती है ना, बोर्ड मीटिंग होती है 4 बार। EGM अगर ज़रूरत होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, भले ना भी हो पूरे साल, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, हर जगह पर आपका ये पॉइंट है ना, साथ साथ में एक पॉइंट लिस्टेड के लिए बनाते रहो कि ये एडिशनल पॉइंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज। बढ़िया नोट बनाना, बाद में मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी नहीं है। एडिशनल पॉइंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपके ये सारे पॉइंट्स हैं वो सब कंपनीज पे लागू होते हैं। एडिशनल पॉइंट कुछ होते हैं जो एडिशनल कंपनीज को करने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा मत दिमाग लगा, वहीं पर ही भले एक डब्बा बना दे कि ये लिस्टेड का है। एक देख, तू एक पॉइंट लिख दे और वो डब्बा बना देना, उसके बाद अपना नेम नॉर्मल कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ लिस्टेड का आया तो एक और डब्बा बना देना। तेरे को जो सेट लगता है, जो जिसको जो आता है कर दे, ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, एटलीस्ट 7 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग पब्लिश अ नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन द न्यूज़पेपर, साइमल्टेनियसली सेंड द कॉपीज ऑफ द सेट पब्लिकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर लिस्टेड कंपनीज को क्या बोला गया है, जो वो नोटिस भेज रहे थे ना, ठीक है, एडिशनल पॉइंट सिर्फ मैं लिख रही हूँ, सिर्फ एडिशनल पॉइंट, वो नोटिस को पब्लिश भी करवाना पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज माने, हाँ क्या, हाँ कोई बात नहीं, देखो समझो एक बार प्लीज़ इस चीज़ को, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है ना, इज़ यस एग्जैक्टली, एन एक्सचेंज इज़ अ प्लेस वेर इन यू बाय और सेल, यू एक्सचेंज, यू ट्रेड, ठीक है। तो देयर इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टॉक से कंपनी के शेयर्स, राइट, ये दोनों चीज़ें हमको पता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस वेर शेयर्स आर ट्रेडेड, राइट, ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब इन दोनों चीज़ों के साथ आपको एक एडिशनल चीज़ क्या समझनी है कि जो शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो ऐसे सब्जी वाला तो लेके नहीं आएगा साथ में,
कोई एक मार्केट प्लेस तो चाहिए ना जहाँ पर रह कर ये चेंज हो सके, जहाँ पर रहकर एकदम प्योरिटी या बोल सकते हैं ना इसको कि अरे बिना करप्शन या बिना चीटिंग के चेंज हो सके, राइट। शेयर्स एक फिक्टिशियस चीज़ है, हाथ में मटीरियली कुछ भी नहीं दिखता, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको स्टॉक मिला या नहीं मिला। पहले सर्टिफिकेट्स होते थे, कंपनी से लेते थे आप, राइट। अब एक्सचेंज मार्केट प्लेस पर अगर हो रहा है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, करेक्ट। हम यहाँ पर इतना समझते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त 2 मार्केट प्लेस हैं जहाँ पर स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वन BSE और दूसरा NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होगा। एडिशनल नॉलेज है पर पता होना चाहिए। क्यों, नेशनल आ गया नाम में इसलिए, दोनों बॉम्बे में है, ठीक है। तो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों इन बॉम्बे, बढ़िया, दोनों मुंबई में है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर क्या होता है कि जो कंपनीज़ है ना, जो चाहते हैं कि उनके शेयर्स स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड हों, वो लोग BSE को या NSE को अप्लाई करते हैं कि हम अपने शेयर्स आपके प्लेस पर बेचना चाहते हैं। जैसे मान लें मैंने कोई बढ़िया सी चॉकलेट बनाई, मैं डीमार्ट में गई और डीमार्ट को मैंने बोला कि यार सुन, मेरे को ये चॉकलेट बेचनी है, क्या मैं तेरी दुकान में बेच सकती हूँ। आ रहा है समझ। तो अगर मैंने ये बोला तो क्या डीमार्ट वाला चेक करेगा कि मेरी चॉकलेट अच्छी है, कहीं उससे कोई पॉइजनस कंटेंट तो नहीं है, क्या वो एक्सपायर्ड चॉकलेट्स बेच रही है, कुछ तो चेक करेगा, क्या मेरी ऑथेंटिसिटी कुछ है कि नहीं है। इफ़ आई एम लाइक्ड, इवन इफ़ माई चॉकलेट्स आर लाइक्ड, क्या मैं ये ऑर्डर को और दे पाऊँगी कि पता चला एक ही बार बेच के आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, राइट। तो मेरे वजूद का, मेरे कैरेक्टर का असैसिनेशन करेगा डीमार्ट वाला, अगर वो मेरे को अलाउ करता है कि उसकी जगह पर मैं अपने सामान बेचूं। तो सिमिलरली क्यों BSE NSE ये नहीं कर सकते, राइट। अगर BSE NSE जो मार्केट प्लेसेस है जहाँ पर कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, अगर यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर्स बिकते हैं तो BSE NSE पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज करता है, क्या ये कंपनी सही है कि नहीं सही है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एवरीथिंग गेट्स चेक्ड बाय देम, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ तक आ रही है, सब कुछ बढ़िया। अब ये जो कंपनीज़ हैं जो BSE और NSE पर हैं, उनको और कुछ नहीं कहते हैं कि ये BSE और NSE पर लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ से ही वर्ड आता है तुम्हारा लिस्टेड, ठीक है। जो शेयर्स का मार्केट में ट्रेड हो रहा है थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनीज। आया समझ। शेयर्स ऑफ विच आर ट्रेडेड इन द मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड एज लिस्टेड। बढ़िया, एकदम क्लैरिटी के साथ। तो ये तुम्हारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। इसीलिए ही हर लिस्टेड कंपनी के लिए एक्स्ट्रा रेगुलेशंस है। क्यों? क्योंकि BSE NSE उन पर चेक रखना चाहते हैं। BSE NSE जो है, जैसे एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ, आई होप कंफ्यूज नहीं होगे। कंपनी है तो कंपनी के ऊपर कौन है? कंपनीज एक्ट है, ठीक है। इसके साथ कौन है? एक MCA, तुमने सुना होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमने 2-3 बार पढ़ा यहाँ पर कहीं कहीं पर कि MCA का पोर्टल, MCA 21 ऐसे अलग अलग सुना आपने। MCA इज़ द मिनिस्ट्री जो रेगुलेशंस चेक करती है सारा कुछ। बढ़िया, एक एक्ट बनाया, एक्ट के अलावा एक सरकार है, उसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंपनीज पर चेक रखेगी। बढ़िया। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, या लिस्टेड वाले कंपनीज चीज़ की बात करते हैं, या BSE या NSE की बात करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर भी एक एक्ट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ मार्केट का एक्ट है, उसके अलावा इनके ऊपर भी गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ इनके साथ एक और है बंदा, कौन? सेबी। सुना है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये यही है सेबी, और कुछ नहीं है। सेबी इज़ सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बढ़िया। तो सेबी रेगुलेट्स द मार्केट प्लेस, कीप्स अ चेक ऑन द मार्केट प्लेस, कीप्स अ चेक ऑन द कंपनी, कीप्स अ चेक ऑन द मार्केट, कीप अ चेक ऑन द शेयर्स। हर चीज़ पर चेक रखता है कि क्या सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तुम्हारा ये एंटायरली एक सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2 में।
बढ़िया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस उसको ध्यान से तुम्हें एक बार समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम अभी तक थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिर ना एक दिन एक्स्ट्रा कुछ रख लेंगे हम सेशन इन चीज़ों का कि एक्स्ट्रा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी के ऊपर एमसी आता है, जैसे सिक्योरिटीज़ के लिए ऊपर सेबी आता है, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आ रहा है ना, चलेगा। चलो इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब जो कंपनीज लिस्टेड हैं, अगर कंपनी लिस्टेड है तो इसका क्या मतलब हुआ, उनके शेयर्स कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट में, बीएसई या एनएसई पे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। अब जैसे डीमार्ट वाला मेरे पर चेक रख रहा था, तो सिमिलरली बीएसई एनएसई वालों ने कहा कि अगर आपकी कंपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो आपको मुझे भी बताना पड़ेगा। बताओ ना, मैं चॉकलेट बेचती हूँ डीमार्ट में, तो मेरी कंपनी अगर देहरादून से लेकर उत्तराखंड लेकर जा रही हूँ, ज़्यादा सेम ही नहीं हो गया है ना, विदिन हो गया ना। देहरादून उत्तराखंड के अंदर नहीं है। मेरे यूट्यूब पे जलील मत कर मुझे, पक्का बता। ज्योग्राफी मेरी बहुत ख़राब है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, बॉम्बे से मुंबई तेरी बॉम्बे से अगर दिल्ली जा रहे हैं, सेफ साइड, अगर हम बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों में क्या होगा, इन ऑल ऑफ दिस केसेस क्या स्टेट चेंज होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। मैं अपना प्रोडक्शन यूनिट मान लो एक जगह से दूसरी जगह लेकर गई, तो मुझे बताना पड़ेगा, इनको भी बताना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनीज को बताना पड़ता है। एक आखिरी चीज़ कि क्यों बताना पड़ता है, क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि एक तो हो गया कि इनकी जवाबदारी है, यस, डीमार्ट वालों की जवाबदारी है ना, बोल सकते हैं ना। मैं अगर मेरे बेच रही हूँ तो अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम होती है तो डीमार्ट वालों को ही पकड़ेंगे ना आके, पहले प्रोडक्शन हाउस को तो बाद में पकड़ा जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ पता है क्यों बताना पड़ता है, मान लो मैं मेरे चॉकलेट्स मेरे घर से बेच रही थी, तो गिनती के 6 लोग खरीदेंगे, 7 खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे, 20 खरीद लेंगे, जो भी 100 खरीद लेंगे, बढ़िया। पर अगर मेरी चॉकलेट्स यहीं डीमार्ट पे बिकने लग गई, तो डीमार्ट में तो कितने लोग मिल सकते हैं, कितना खरीद सकता है पब्लिक, राइट। तो अगर इस चॉकलेट से लोगों को ख़राब होने वाला होगा कुछ, तो ख़राब भी ज़्यादा लोगों का होगा, राइट। सो बिकॉज माई शेयर्स आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, सो मैनी मोर पीपल आर इंटरेस्टेड, सो मैनी मोर पीपल विल गेट अफेक्टेड इफ आई डू सम रॉन्ग, राइट। एंड थस यू हैव एक्स्ट्रा चेक्स एज वेल, क्योंकि तुम्हारे गलत करने से नुकसान बड़ा वाला होगा। हेंस यू हैव टू बी चेक्ड इवन अ बेटर वे। गेटिंग द पॉइंट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा मेन पॉइंट्स है। अब तुम आगे अगर देखोगे लिस्टेड का मतलब होगा, तो तुम्हें समझ में आता रहेगा कि चेक ज़्यादा रखने की बात हो रही है, ध्यान ज़्यादा रखने की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो इनके जो लिस्टेड कंपनीज, पहले हमने नोटिस भेजा कहाँ पर, सिर्फ लोगों को ऐसे भेज दिया ना, नोटिस देना है 7 दिन पहले। पर अब इधर नोटिस कैसे जा रहा है, देखो पब्लिश ही कर दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया कि जिसको दिन पड़ता है देख लो। उसके अलावा किसको दिया, स्टॉक एक्सचेंज को, बढ़िया। तो आपने पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस किया, सबको बताया, और लिस्टेड के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई। उसके बाद आपने यही, मैं बोर्ड मीटिंग की पॉइंट में दूसरा लिखूंगी क्या, कि अब आप उसको मीटिंग को होल्ड करो, यानी कि बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी, कंडक्ट होगी, करेक्ट। अब तक तो हमने नोटिस ही भेजा था ना सिर्फ, अब उस बोर्ड मीटिंग का कंडक्ट होगा, लोग आएंगे, जो लोग आएंगे वो उसी 4 बारे में बातें करेंगे जो 4 बारे में हमने नोटिस भेजा होगा। सोच के देखो ना, मैंने जो बात करने तुम्हें बुलाया है, अब मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने बुलाया, मैं यहाँ पे तुमसे गरबा खिलवा रही हूँ तो अच्छा लगेगा नहीं, जो नोटिस है उसी नोटिस की बात करेंगे। चलो देखो, शिफ्टिंग दोबारा देखो सेम है, रेजोल्यूशन, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नोटिस ऑफ ईजीएम, ऑथराइजेशन और एंगेजमेंट ऑफ CS2, बढ़िया, सेट। तो नोटिस जिसकी चीज़ का होता है उसी चीज़ की बात मीटिंग में होती है। क्लैरिटी, ये अंदर के 4 पॉइंट है, नोट करने के लिए हमने तो ऐसे लिखा सेम है ना, सेम एज नोटिस लिखते वाले, ठीक है। तो तुमने ये तीन पॉइंट्स सब डन है।
4th अब तुम्हारा इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट पासिंग रेजोल्यूशन इन दैट बोर्ड मीटिंग एट द अर्लीस्ट within 24 hours of the occurrence of such event or information and in case of any delay disclosures. तो अगेन ये डब्बा वाला हो गया, पहले तुमने होल्ड किया और कंडक्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या होगा ना, ये अलग पॉइंट बना लो, आई थिंक सो, हाँ नहीं सेम ही में डाल देना, फिर सेम ही में डाल दे। अगर तुम्हारा लिस्टेड कंपनी है तो जो तुम्हारा मीटिंग कंडक्ट हुआ है ना, उस कंडक्ट में जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है तो स्टॉक एक्सचेंज को रेजोल्यूशन के बारे में बताना पड़ता है बहुत कम टाइम में, विद इन कितना टाइम, 24 आवर्स है आई थिंक। बढ़िया बढ़िया, फॉर लिस्टेड कंपनीज विद इन 24 आवर्स आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाओ। अगले पॉइंट में हमने देखो जिस बारे में नोटिस भेजा था, राइट, उसी बारे में मीटिंग में बुला के बात की, उसी बारे में स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया कि देख हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को मैंने, अगर मान लिया मैंने तेरे को बोला था कि मैं ना वहाँ पर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर जाके ये काम करूँगी, तो तू मेरे को पूछेगी ना कि काम हुआ नहीं हुआ। तो सेम स्टॉक एक्सचेंज को भी उत्सुकता है, तूने बताया तो था मैं पास करूँगी स्टॉक कि भाई ये वाला चीज़, नोटिस भेजा तो था, तो वो काम हुआ नहीं हुआ आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। सिंपल है, बंदा है उसको भी जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा हुआ कि तुमने ही नोटिस में क्या बात की थी, एक तो तुमने वो चेंज ऑफ ऑफिस की बात की थी, दूसरा तुमने बोला था ना कि EGM की नोटिस भेजोगे, राइट। तो अब उस पर काम शुरू करो ना, ये मेन 4 पॉइंट के ऊपर आगे के पॉइंट्स बनते रहेंगे, राइट। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट होगा EGM का नोटिस भेजने का काम। देखो मिला है ना। तो सेंड नोटिस ऑफ द EGM, ये 2 एटलीस्ट लिखा है ना शायद, 2 एटलीस्ट भी लिखा है, 2 कट कर दो, 2 कट कर दो ना। EGM के बाद जो 2 लिखा है वो काम का नहीं है ना, एक्स्ट्रा है। तो आप EGM का नोटिस भेजोगे कितने दिन में, कितने दिन का, 21 डेज। ये हो गया तुम्हारा, मीटिंग कंडक्ट हो गई ना तुम्हारी, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होने के बाद तुम अब नोटिस भेजो। इस हिसाब से भेजो कि तुम्हारा नोटिस भेजने का दिन और मीटिंग का दिन में 21 डेज़ का गैप हो। तो जब भी तेरी मीटिंग है उस हिसाब से तो नोटिस भेज देगी, 21 दिन के पहले पहले भेज दूँ मैं बस। बढ़िया, क्लैरिटी। अब EGM का नोटिस जाएगा, 21 डेज़ लिखा है, 21 क्लियर डेज लिखा है, राइट। 21 क्लियर डेज का मतलब साफ सुथरे पूरे 24 घंटे। वेरी गुड। तो अगर कोई दिन 21 क्लियर डेज का होता है ना, इसका मतलब होता है कि जिस दिन नोटिस मैंने सेंड किया और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों दिन नहीं गिनने, पूरे 21 दिन होने चाहिए, साफ सुथरे पूरे दिन, ठीक है। अगर मैं नोटिस भेज रही हूँ वो दिन नंबर 1 नहीं है, ठीक है, अगले दिन से दिन नंबर 1 शुरू होगा। 21 डेज, 21 क्लियर डेज नोटिस मतलब डू नॉट काउंट द डे ऑफ सेंडिंग द नोटिस और द डे ऑफ मीटिंग। बढ़िया, क्लैरिटी। ये क्लियर का मतलब होता है, ये आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। तो सेंड नोटिस ऑफ द EGM टू एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू द, हाँ मेंबर्स ऑफ द कंपनी को भेजोगे आप ये नोटिस ऑफ कोर्स, राइट। सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल साइमल्टेनियसली। तो आप EGM का नोटिस 21 डेज किसको किसको भेजोगे, मेंबर्स को भेजोगे, और अगर आप लिस्टेड हो तो स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजोगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर दिया। Also an intimation to be sent to the concerned stock exchange that notice of extraordinary general meeting was sent to the shareholders the company at least 24 hours of the occurrence। चलेगा वैसे, साइमल्टेनियसली तक ब्रैकेट क्लोज कर दो, चलेगा आगे का। ये आगे उन्होंने सिर्फ बताया क्या है कि आप उनको ये भी बता दो कि मैंने 21 डेज़ का नोटिस भेजा है, वो बताने का भी। तो मैं इस प्रोसेस में ऑलरेडी बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं। हो गया। उसके अलावा EGM का बोर्ड मीटिंग का तुम्हारा नोटिस पब्लिश हुआ था ना, EGM का भी पब्लिश करोगे। EGM का नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा और टू स्टॉक एक्सचेंज को भी चला जाएगा,
अब तुमने EGM का नोटिस भेजा, नोटिस को पब्लिश कराया, सब कुछ कराया, तो वैसे ही होता है जैसे नोटिस भेजे, नोटिस के बाद क्या करते हैं, मीटिंग होल्ड करते हैं ना। तो EGM का नोटिस भेजा तो EGM होल्ड कर लो। अगला पॉइंट आ गया, बन रहा है फ्लो, तो होल्ड द EGM ऑफ द कंपनी एंड पास द रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ द ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। होल्ड EGM, पास रेजोल्यूशन, बस होल्ड EGM, पास रेजोल्यूशन, इतना काफ़ी है। बढ़िया। हमारा जो यहाँ पर हुआ था बात, जो स्टॉक एक्सचेंज को आपने रेजोल्यूशन पास करने के 24 आवर्स में बताया था ना, सेम यही चीज़ें वापस अब क्या EGM के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनीज 24 आवर्स में EGM के रेजोल्यूशन के बारे में भी बता देंगी। सिंपल सा ही तो है। इंटीमेट अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द EGM एंड द अमेंडमेंट्स टू द MOA, AOA, whatever to stock exchange at least 24 hours of the conclusion of such meeting। छोटी लाइन में बताएं। लिस्टेड कंपनीज, अच्छा लिस्टेड कंपनी डैश कर देना, लिस्टेड कंपनी कोई करना ये काम, तो इंटीमेट इन्फॉर्म कर दे, इंटीमेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट रेजोल्यूशन, EGM का रेजोल्यूशन ना, क्योंकि रेजोल्यूशन पास्ड इन EGM के बारे में बताना है। अबाउट रेजोल्यूशन पास्ड इन EGM विद इन 24 आवर्स, हाँ विद इन 24 घंटा ऑफ, विद इन 24 आवर्स ऑफ मीटिंग। सही, सेट, क्लैरिटी। अब जो आप रेजोल्यूशन पास करते हो वो किस फॉर्म में जाता है, ये रेजोल्यूशन का क्या फॉर्म था याद करो, स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्म वो था MGT 14, ठीक है। बस तो अगला पॉइंट वो आ गया, फाइल ई फॉर्म MGT 14 टू RSE। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन पास कर लिए तुम कितने दिन में, 30 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। MGT 14 यूजुअली 30 दिन के अंदर जाता है। 14 विद ROC, बढ़िया। ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए अभी कि MGT 14 किस चीज़ का फॉर्म है, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन, 30 दिन में जाता है यूजुअली, यहाँ तक ठीक है। अब बैक टू द प्रोसेस जो तुम्हारे पिछले वाले का था, RD को बताना है, इसको पूछना है, वो ऑर्डर देगा, फिर ROC को बताना है, वो सेम प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जो पहले का प्रोसेस होता है ना, ये तुम्हें करना पड़ेगा वो प्रोसेस को शुरू करने के लिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट कि मुझे RD से पूछना है कि क्या मैं ये पास करूँ, क्या मैं आगे करूँ, क्या मैं चेंज करूँ रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो RD बोलेगा तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माने हुए हैं, रेजोल्यूशन मैंने पास किया होगा तो ही मैं उसको प्रूव कर पाऊंगी ना कि हाँ माने हुए हैं, राइट। तो RD पहले पूछेगा कि डायरेक्टर्स माने हुए हैं, हाँ। शेयर होल्डर्स माने हुए हैं, मैं बोला हाँ, ये रहा EGM का रेजोल्यूशन, सब कुछ सेट है, तो जाके वो तुम्हें अप्रूवल देगा, नहीं तो वो अप्रूवल ही नहीं देगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे हो गए, प्रिपेयर एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस टू दी RD, फाइल एप्लीकेशन विद दी RD। अब वो देखो ये 23 में ही है, वो सेम है, रिपीट हो रहा है, 23 वाला ही फॉर्म है ये वाला दोबारा, है ना। RD को तुम एप्लीकेशन करते थे 23 में, फिर RD के साथ को तुम क्या क्या चीज़ें दोगे, देखो क्योंकि तुमने ये सारा काम कर बैठे हो ना, तब तुम ये दे सकते हो। मेमोरेंडम और एसोसिएशन सबका जो भी उसका ऑल्टरेशन के बारे में बता दोगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग बताओगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग यानी सब कुछ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज अ समरी और अ रिटन फॉर्म ऑफ वॉट एवर वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। पल पल की खबर जिसको बोलते हैं ना, वो एक्जैक्टली वही है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के पल पल की बात, कौन कितने बजे आया, कौन कैसे बैठा, किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, कौन उठ के चला गया, कौन वोट नहीं किया, किस कब क्या, सब चीज़ होती है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। किस बंदे ने वोटिंग के लिए हाँ बोले, किस बंदे ने ना बोले, क्या क्या, किसने क्या रीज़न दिया, एवरीथिंग इज़ मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बढ़िया, ठीक है। तो तुमने वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या पूरा उसको बता दिया, ऑन विच रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। फिर अब पूरा बोर्ड का ये पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं अभी, है ना,
सब कुछ चला जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, डब्बे में डॉक्यूमेंट्स तेरे यही वाले, ये जो तेरे ना ABCDEFGH 10 के ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स तो जो तेरा 10th पॉइंट है ना, प्रिपेयर शिफ्टिंग अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो बस अलॉन्ग विद वेरियस डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सारे डॉक्यूमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा मेन तेरा MOA हो गया, मिनट्स हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था तो बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। उसके अलावा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स लिख दो, जो तुम्हारा जो पॉइंट है ना D, E और F, हाँ D, E, F, ये तीनों पॉइंट्स में को मिला के लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स लिख दो। स्टेक होल्डर्स मतलब पार्टीज वी आर इंटरेस्टेड टू द कंपनी। F, हाँ D, E, F का वो तेरा इधर और इधर ना अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो लास्ट वाले पॉइंट्स वही हैं, देखो एग्जैक्टली दो वही सेम है जो पिछले वाले में थे। चीफ सेक्रेटरी को नहीं आप बता रहे थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव नहीं, हाँ ये भी तो रूल्स ही है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आपने उसको नोटिस दे दिया कि हम जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं क्या। और उसके अलावा 23 में क्या था, INC 23 में क्या था, वो तो बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे ना, एक होता है सेक्शन, सेक्शन था पीछे अभी तो हम पढ़ के आए 23। क्या कर रहे थे ROC कौन, INC 23 एप्लीकेशन टू RD फॉर चेंज भक्त, हाँ आया। तो अब ये इसने क्या बोला कि आपने RD को एप्लीकेशन की थी ना ROC के चेंज करने के लिए, तो आपको ये इन्होंने बोला कि आपको स्पेसिफिकली अब रजिस्ट्रार को नहीं करनी पड़ेगी, आपने RD को दी, RD ही MCA और ROC के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। इसमें ROC को देने की जरूरत नहीं है ऐसा बोला है, देखो नीड नॉट, एप्लीकेंट नीड नॉट सबमिट सेपरेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार एंड एन इंटीमेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर NC 13 विद द RD शैल बी शेयर्ड विद द रजिस्ट्रार थ्रू MCA सिस्टम। तो जो आपने RD को दिया है वही थ्रू द MCA सिस्टम ROC के पास चला जाएगा, ठीक है। भले लास्ट पॉइंट भले ना भी करो फिर चलेगा, जो नहीं करना है वो क्यों लिखना है प्रोसेस के अंदर, यहाँ तक ठीक है। सेट। अगला, द कंपनी शैल नॉट मोर देन 30 days बिफोर पासिंग द एप्लीकेशन इन INC 23 एडवर्टाइज करेंगे। देखो INC 23 क्या था, एप्लीकेशन किस चीज़ का, ROC चेंज करेगा, ROC चेंज हो रहेगा, RD को बताने का, किस चीज़ के लिए, कि ये सारा कुछ किस चीज़ की परमिशन ले रहे हो, चेंज ऑफ ROC, स्टेट चेंज, या तो ROC या तो स्टेट चेंज। अगर देखो स्टेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ROC चेंज होगा, राइट। तो तुम्हारी बात दोनों की सही है, बस तो स्टेट एंड ROC चेंज का तुम एप्लीकेशन RD को देते हो INC 23 में। अब अंडरस्टैंड, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, देखो बहुत लॉजिकल है। मैं इस स्टेट में काम करती हूँ, मैं चंडीगढ़ में काम करती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो तुम मेरे यहाँ पर काम करने का बेनिफिट ले रहे हो, तुम यहाँ पर आ पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो रिसोर्सेज। क्या पॉइंट था कि साथ वाले बंदे भी और उनका भी कंसेंट होना चाहिए। हाँ देख, अब अगर मैं यहाँ से कहीं और चली जाती हूँ, ठीक है, नुकसान हो रहा है, उनका भी कंसेंट लेने की कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेयर कंसेंट तो देखो नहीं मिलेगा तुम्हें, डिक्लेरेशन फाइल होता है कि हमने सबका भला करने का कोशिश तो किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। आपको कंसेंट नहीं मिल सकता, आपके अगर आपकी कंपनी में 1,00,000 वर्कर काम करता है, 1,00,000 वर्कर कंसेंट नहीं देगा, ठीक है। सो यू गेट अ डिक्लेरेशन फाइल्ड। आप पहले तो एडवर्टाइज करोगे, सब लोगों को बताओगे कि देखो हमारी कंपनी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है। कि जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने का भी एक फॉर्म है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट का भी एक फॉर्म है, वो 26 है, INC 26 में आप बताओगे। क्यों? क्योंकि मैं देखो, मैं अगर किसी लोगों को बात मनवाना चाहती हूँ अपनी, तो मैं मैनिपुलेटिव तरीके से कुछ भी बोल सकती हूँ ना। मुझे अगर मेरे स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन बनना है, ठीक है, तो मैं बोल दूँगी मैं तो सब गेम खेलती हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो इसमें पार्ट लिया था, उसमें पार्ट लिया था, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं तो किसी में भी नहीं जीती। तो ये क्या हुआ, मैनिपुलेटिव तरीके से मैंने बोल दिया, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट भी मैं वैसे कर पाऊँगी, इसीलिए ही दे गिव यू फॉर्म्स
कि आपको ये चीज़ इस फॉर्मेट में बतानी पड़ेगी ताकि लोगों को बात क्लियर हो, तुम अपने तरफ से बात घुमा ना दो। आई एम रियली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। हर चीज़ को एक बार समझ जाओ, वंस दैट विल बी डन फिर हमारे चैप्टर्स थोड़े से आसान हो जाएंगे। तो 26 तुम्हारा हो गया। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली इन इट्स पब्लिकेशन। वही कॉपी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दोगे। served by registered post with acknowledgement due individual notice to the effect set out in the clause A of each debenture holder and creditor of the company। डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को आप नोटिस दोगे, अलग अलग देना है बस, ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार एंड SEBI को भी दोगे इन केस लिस्टेड हो आप, ठीक है। ये हल्के फुल्के पॉइंट्स हैं, ठीक है, रीड मार्क कर ले भले, ठीक है, इतना ज़्यादा घबराना मत। तुम्हारा 11th पॉइंट नॉट सो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा 12th है, वो जो आपने एप्लीकेशंस लोगों को दिए उसके ऑब्जेक्शंस भी तो आ सकते हैं, उस ऑब्जेक्शंस के बारे में पता किया। 13th पॉइंट, ऑब्जेक्शन अगर नहीं आया, ठीक है, तो आपको ऑर्डर पास कर दिया जाएगा विदिन 15 दिन। अगर आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस अगर नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पता ही है, तुमने उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो RD को तो पता ही है ना, तुमने उसका एप्लीकेशन की हुई थी, याद करो। ये काम हम RD को नोटिस देने से पहले कर रहे हैं। हाँ देख वहाँ पे लिखा है ना, तेरा देख 11th पॉइंट की हेडिंग पढ़ो। थोड़ा सा उल्टा घुमा के उन्होंने लिखा हुआ है कि आप INC 23 में RD को बोलते हो, पर RD को बोलने से पहले 30 दिन से पहले कम से कम आप विदिन 30 डेज आप ये सारे काम करके रखो बिफोर फाइलिंग। बिफोर लिखा है ना बच्चे, पढ़ा? तो बस वही उन्होंने बोला कि बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन INC 23 आप ये सब करके रखो, एडवर्टाइज करके रखो, सब करके रखो, क्योंकि RD को चाहिए प्रूफ यार। अगर मैंने किसी से कोई बड़े बंदे से पूछ लिया कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तो वो पूछेगा तो सही ना कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा ऑफिस में बैठ के, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। तो लोगों को बताओ तो सही, प्रॉब्लम तो इकट्ठी करो तो ही तो मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा, राइट। ऑल एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस और कंसेंट्स, भले लिख लो, all advertisements, consents and declarations, all advertisements, consents, declarations have to be made to the stakeholders of the company to the stakeholders of the company not more ना, हाँ, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, within a period of 30 days before filing INC 23, हाँ, before filing INC 23। जो ये तूने एडवर्टाइजमेंट डिक्लेरेशन दिया उसका ना ऑब्जेक्शन आ सकता है, देख ये मत याद करो, छोड़ दो, उसका ऑब्जेक्शन आ सकता है। अगर उसका ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर यार उसका चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो हम दो तरीके से बात करते हैं, देख कि तुमने एडवर्टाइजमेंट करी, या तो उसका नो ऑब्जेक्शन होगा, अगर नो ऑब्जेक्शन हुआ तो तेरे नॉर्मल प्रोसेस पर चल, RD को एप्लीकेशन करो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये वो जो भी जहाँ जिसको जाना है वो सब आपका नॉर्मल प्रोसेस होगा। अगर ऑब्जेक्शंस आ गए, ठीक है, तो फिर तुम्हारे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 और 2। व्हेन एन ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, 14th पॉइंट तुम्हारा और तेरा देख ले। व्हेन एन ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड अ हियरिंग और हियरिंग्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है, और वो एक ऑर्डर पास करेंगे विद इन 30 days ऑफ फाइलिंग दी एप्लीकेशन। लास्ट लाइन में दिया हुआ है 60 days ऑफ पासिंग दी एप्लीकेशन, ठीक है।
अगर ऑब्जेक्शन आ गए तो दो चीज़ें होंगी, तुम्हारी हियरिंग्स होंगी, हियरिंग्स यानी कि सबकी सुनवाई करी जाएगी और 60 डेज में ऑर्डर पास होगा। और दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि भाई हाँ डू वी हैव टू से आगे काम करेंगे शिफ्टिंग का कि बंद कर दो, ठीक है। और उसके अलावा वेयर नो कंसेंसस इज रीच्ड एट द हियरिंग, समझ ही नहीं आया क्या, द कंपनी शैल फाइल एन एफिडेविट स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑब्जेक्शन इज टू बी रिजॉल्व्ड विद इन अ डेफिनाइट टाइम and duly reserving original jurisdiction etc. Even after registering office is shifted upon execution of the central government shall pass an order confirming and rejecting the order, ठीक है। और अगर एडवर्टाइजमेंट किया उसका ऑब्जेक्शन नहीं आया, बात खत्म। एडवर्टाइजमेंट किया, ऑब्जेक्शन आया, हियरिंग करी जिसका रेजोल्यूशन 60 दिन में आएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा मान ले हियरिंग के अंदर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, हियरिंग के अंदर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, तो ना कंपनी के ऊपर काम आ जाता है ज़बरदस्ती का। कंपनी के ऊपर काम आ जाता है कि मैं कंपनी बताएगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे मैं सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालूंगी, कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। वो खुद बताएगा कि भाई जो जो दिक्कतें हैं लोगों को उसका ठीक क्या इलाज क्या है, तो उसने सॉल्यूशंस बताए, ठीक है। साथ ही साथ वो एक और चीज़ प्रॉमिस करेंगे, एक और चीज़ क्या प्रॉमिस करेंगे पता है, मुझ पर जो भी केस चल रहा है ना वो जिस भी कोर्ट में चल रहा है वो उसी कोर्ट में चलता रहेगा, हम जगह नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन का समझ में आता है मतलब, है ना, कोर्ट का जहाँ पर हियरिंग हो रही है, आप जिस भी कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है वो आपकी जुरिस्डिक्शन होती है, राइट। तो जुरिस्डिक्शन शैल नॉट चेंज, jurisdiction of court hearings shall not change। और ये दोनों बातों का आप ड्यू टाइम में आप बताओगे कि मैं क्या क्या करूँगा, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी, हाँ या ना का जो भी होगा। आया बात समझ? जुरिस्डिक्शन कुछ समझ आया रश्मि? क्लैरिटी है? नहीं है ना? थोड़ा सा मतलब जैसे अगर हाँ जी हियरिंग हुई तब नहीं पता चला क्या होगा, तो फिर कंपनी खुद से बताएगी कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जो भी उनके पुराने केसेस चल रहे होंगे वो उसी कोर्ट में होंगे जिसमें पहले से चल रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों मैंने बता दिया विद इन द ड्यू टाइम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी बातें सुन ली, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अब दोबारा ऑर्डर पास करेगी कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो ऐसा कर लो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस इकट्ठा नहीं आएगा, एक बार में तुमको पढ़ना क्यों है, खाली ताकि आगे के सारे प्रोसेस आसान हो जाएं। शाबाश, लिख लिया। ये चैप्टर तो ख़त्म होने से रहा आज, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए। 4:30 हुए हैं, 5:30 नहीं हुए यार, ऐसा मत बोल। क्या टाइम हुआ है? 4 ही हुआ है यार। नहीं यार, शुक्र 1:30 3:30 से शुरू किया होगा, उससे पहले कहाँ हम इतना तो होते अगर। चलो ठीक है, फिर 15वां पॉइंट, ऑर्डर पास बाय सीजी कन्फर्मिंग द ऑल्टरेशन में ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट में थिंक फिट प्रॉपर, वो जो भी ऑर्डर पास कर देगा। बढ़िया, बाकी के दोनों पैराग्राफ भले काट दो, फाड़ दो, जो करो। 16th पॉइंट आ जाओ, ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज सब कुछ होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, शिफ्टिंग का रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ द ऑफिस विल बी अलाउड। बढ़िया। लेटर ऑन अगर आपका अलाउ हो गया, बढ़िया, तो क्या होगा, चेंज ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑफिस शैल बी इफेक्टिव कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय द आरओसी ऑफ द स्टेट टू विच इट इज़ शिफ्टेड। मतलब नया वाला जो आरओसी है ना, आपको नया वाला सर्टिफिकेट देगा, उस नए वाले तारीख के हिसाब से आपका उस दिन से चेंज हुआ है माना जाएगा। बढ़िया, बता। नया वाला आरओसी, नया वाला सर्टिफिकेट देगा, जब वो सर्टिफिकेट आएगा तब से ही हम डेट चेंज कर देंगे। हाँ, उस सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी होगी, तो कब से इस तारीख पर आया, ठीक है, तो बस वो डेट मानेंगे। सेट। वंस द ऑर्डर इज पास्ड बाय द आरडी अप्रूविंग शिफ्टिंग द फाइल फॉर्म INC 22 विद द आरओसी अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स।
सब कुछ हो गया, फिर आप INC 22 फाइल कर दो ROC को। उसने तो दिया है सब कुछ, फिर भी ज़बरदस्ती कि आफ्टर अप्रूवल ऑफ RD है ना, आफ्टर अप्रूवल ऑफ RD फाइल INC 22 विद ROC। 22 INC 22 में तुम्हारा ना यही है, अप्रूवल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस। बढ़िया। उसके साथ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स पर रीड मार्क कर लो, ज़्यादा मत दिमाग ख़राब करो अपना। आ गया सेट? बताओ कुछ दिक्कत? डॉक्यूमेंट्स पर रीड मार्क कर लो, ज़्यादा मत परेशान होना। डॉक्यूमेंट्स हैं बस, अलॉन्ग विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। अब केस टू केस बेसिस अलग अलग रह सकता है। सो अब उसके बाद तुम्हारा स्टेप्स आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू सर्टिफिकेट, बाकी छोड़ दो। स्टेप्स आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू सर्टिफिकेट क्या होगा? आपका MOA चेंज हो गया, सब आपके डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, जो भी चीज़ें हैं, सारी स्टेशनरी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ पर अपना वो डाल दो एग्जैक्टली कि मेरा चेंज हो गया एड्रेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है। लास्टली नेसेसरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द लेटर हेड, बुक्स, रिकॉर्ड, सब जगह पर आपको नया एड्रेस लिखना पड़ेगा। चेंज हो गया हो ना आप अभी। टैक्स वाला नंबर, टैक्स रिडक्शन जो नंबर होता है ना, पैन और टैन, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशंस हम नहीं पढ़ते। नेक्स्ट पेज आ जाओ, छोटे छोटे सब रीड मार्क कर दो इस पेज को, भले अपनी तसल्ली के लिए और मेरी भी। और रेजोल्यूशंस आ जाओ। रेजोल्यूशंस में अब जो लिखा है ना, स्पेसिमेन रेजोल्यूशन जो लिखा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेजोल्यूशन तुम्हें ये कैसे आता है। मान ले कंपनी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, ये रेजोल्यूशन इस तरीके से लिखा जाता है, ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है। जैसे ग्रामर में ऐसे राइटिंग, सॉरी इंग्लिश में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आता था ना, वैसा रेजोल्यूशन राइटिंग है ये, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन राइटिंग है, इसका एंटायरली तुम्हें आता है फाइनल्स में एक पूरा सब्जेक्ट, तो ज़्यादा ध्यान वहाँ दिया जाता है क्योंकि वहीं पर पूछते हैं। बढ़िया। इसमें कंपनी लॉ में तुम्हें पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं जस्ट इन केस, पर अगर वो पूछा जाता है तो वो और में पूछा जाता है, अगेंस्ट कुछ थियोरी होती है, ठीक है। तो ये सारे रेजोल्यूशंस एक एक बार तुम रीड करो, सिर्फ जैसे जैसे तुम पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, रेजोल्यूशन की लैंग्वेज समझ आने लगेगी। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है और ज़्यादा मत ध्यान देना। एक बार जस्ट गिव इट अ रीड, आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं। रिजल्ट मतलब ये माना गया है, सोचा गया है, डिसीजन लिया गया है आफ्टर या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। ये सारी लॉ की लैंग्वेज है, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पेज पर, ऑल्टरेशन ऑफ MOA ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज होगा। MOA चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा कंपनी का। ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ही तो MOA चेंज होगा ना बच्चे। बट यहाँ आप लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया ना टॉपिक। अच्छा ये अलग है कि ये अलग हो गया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज हम चेंज करते हैं पूरा। हाँ देख, जो तू पढ़ रहा है ना इस वक्त, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम MOA AOA का चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो पहले उन्होंने बताया कि ये होती क्या है चीज़ें। अब हम स्पेसिफिकली MOA की बात करें कि अगर MOA को ऑल्टर करना होगा तो क्या तरीका होगा। ऑल्टर यानी कि चेंज करना होगा तो क्या तरीका होगा, जिसमें से हमने एक पढ़ लिया है नेम वाला, कि अगर नेम चेंज करना होगा तो क्या तरीका होगा, वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद सेकंड सिचुएशन वो हमने पढ़ा। अब हम थर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही करके लाइबिलिटी पढ़ेंगे और वैसा आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो सिमिलर प्रोसेस है। अभी
जल्दी जल्दी पढ़ो, ये चैप्टर बहुत ऐसा फिर ज़रा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। हाँ पढ़ना तो है ना यार, JIGL है वो, JIGL। अल्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन। मेरे को तुम्हें पढ़ाना है, रोते पीटते पर पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, 118 तक पढ़ाना है, 111 पर है हम, इसे 7 पेज और कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है तो दोबारा वही रेजोल्यूशन, AGM, EGM, बोर्ड मीटिंग सब फाइल डिगना, MGT 14 सब कुछ फाइल हो जाएगा, बस बढ़िया। तो कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर alter the provisions of MOA, it means company can change object by passing a special resolution। याद रखो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज, वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, पहले ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, काम करने के बाद पीछे से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। याद आ रहा है? मतलब मान ले तुमने ऑब्जेक्ट के बाहर कुछ काम कर दिया, वो तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया ना, तो आप पहले ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, बाद में नहीं। ये हुआ। उसके बाद क्या है, इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद रजिस्ट्रार स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। अगर आपको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम करना है तो आप क्या करोगे, फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास करोगे, जिस चीज़ को ROC के साथ फाइल करोगे, और वो जब आप ROC के साथ फाइल करोगे तो कौन से फॉर्म में करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन 14। शाबाश। अब रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम विद इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सर्टिफाई। अब तुमने उनको फाइल कर दिया तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा और वो सर्टिफाई कर देगा। अब ये तुम्हारे हुए पॉइंट्स एज पर द सेक्शन, कि हाँ करना होता है, इसको बोलना होता है, इसको बोलना होता है और हो जाता है, राइट। यही होता है ना सेक्शन के हिसाब से। फिर रूल्स में लोग तुम्हारी मारते हैं, तो वो रूल्स आएंगे अभी। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में बच्चे हैं, सेक्शन C वाले पॉइंट का 4th पॉइंट वाला पॉइंट मिला। C मतलब ऑल्टरेशन ही तो पढ़ रही हूँ। हाँ रिकॉर्ड हो भी रहा है क्या, ये पढ़ रही थी मैं, ठीक है। हाँ उसके बाद तेरा हो गया। फर्दर अब है, देख 4th पॉइंट के बाद फर्दर अगले पेज पर है ना। तो फर्दर दिस तुम्हारा इन केस द कंपनीज, ये वाला है ना तेरा। हाँ ठीक है, तो भी वही आ जा। तेरे 2 बुलेट पॉइंट्स और हैं, वही हैं फिर तो मेरे ही हैं क्या। फर्दर इन केस कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट समझाया था मैंने, क्या होता है पोस्टल बैलेट। हाँ बैलेट बॉक्स, ठीक है। अब मान लो कंपनी के अंदर वोटिंग होती है, तो शो ऑफ हैंड्स, कौन कौन हाथ खड़ा करो, वोटिंग होती है। उसके अलावा पोस्टल बैलेट होता है, ठीक है। जो पोस्टल बैलेट होता है वो यूजुअली पहले होता था कि लोग आते थे, थप्पा मारते थे, फोल्ड करते थे, डब्बे में डालते थे। पोस्टल बैलेट बॉक्स वोटिंग जैसे होती है, ठीक है। अब यही पोस्टल बैलेट आजकल ईमेल पे भी आ जाता है। आपके पास जो भी मेल आया है उस हिसाब से आप रिप्लाई करो कि मुझे हाँ है या ना है, और आप उसका मेल पर रिप्लाई कर दो, सिंपल, बढ़िया। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू होता फ़ायदा क्या होता है ना, कि जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे उनका भी वोट आ जाता है, तो ज़्यादा लोगों का पता लग गया ना कि क्या करना है क्या नहीं। बस ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं पोस्टल बैलेट के, जहाँ पर आपको सबकी इंटरेस्ट चाहिए। अब मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, मैंने 6 कंपनी में शेयर खरीदे हैं, मैं सबकी मीटिंगों में थोड़ी जाती रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, और मेरे जाने से तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा कि मासा थोड़ा बहुत तो मेरा शेयर होल्डिंग होगा, राइट। सो इसीलिए ही पोस्टल बैलेट से आप मेल करके वोटिंग कर सकते हो, वेरी सिंपल प्रोसेस, सेट। अब इन्होंने बोला कि अगर आपको कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, और अगर कंपनी इज़ लाइबल और एलिजिबल टू हैव पोस्टल बैलेट, तो फिर वो पोस्टल बैलेट के थ्रू चेंज करेगी, ठीक है। बस तो ये हो गया। उसके अलावा फर्दर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 है, लिस्ट डाउन दैट अ कंपनी विच हैज़ रेज्ड मनी, मिल गया, विच हैज़ रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस यानी वो पब्लिक अपनी देती है प्रोस्पेक्टस की हम शेयर
हमारे शेयर्स ले लो। तो जब आप लोगों को इनवाइट करते हो शेयर्स खरीदने के लिए, द डॉक्यूमेंट टू इनवाइट शेयर्स और शेयर होल्डर्स इज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और मान लो मैंने तुमसे पैसा इकट्ठा किया ये क्लास में और बेंचेस बनवाने के लिए, ठीक है। अब तुमने मुझे दिल खोल के पैसा दे दिया जिसमें से अभी भी 10,000 रुपये बचे हैं, तो मैंने वो 10,000 रुपये यूज़ करके ना ऐसा किया कि बाहर मैंने और पार्किंग बना ली थोड़ी सी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये चलो तुम्हारे फ़ायदे के लिए होता, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैंने तुम्हारे ऑब्जेक्ट से तो परे जाके काम किया ना, जिसके लिए मैंने पैसे लिए थे उससे तो अलग काम किया। एक चीज़ ये हो गई। मान लो तुमको उस चीज़ से ऑब्जेक्ट हो कि यार मैं तो गाड़ी लाता ही नहीं, हम तो गाड़ी लाते ही नहीं, आप फिर पार्किंग बना के क्या अपना ही फ़ायदा कर रहे हो, हमारा थोड़ी कर रहे हो, एनीथिंग एट ऑल, राइट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि अगर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है, उस पैसे से आपने जो भी ऑब्जेक्ट था वो कर लिया और अब मैंने ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, तो जो लोगों ने पैसा मुझे एक काम करने के लिए दिया था अब वो काम ही नहीं हो रहा, काम ही दूसरा हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया, राइट। तो वो लोग को तो प्रॉब्लम होगी ना। इसीलिए ही अगर आप प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज करते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं पर पैसा अभी भी अनयूटिलाइज्ड पड़ा है पुराना वाला, तो उनको पूछो कि क्या आपको चलेगा कि अगर हम आपका पैसा अब इस काम में यूज़ करें। अगर उनको नहीं चलेगा तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलेगा तो उनको ऑप्शन दो कि ये लो आपका पैसा वापस लेके जा सकते हो। आया बात समझ? तो पूरा देंगे पैसा वापस? नहीं, वो प्रोपोर्शनेट। हाँ, आ रही बात समझ? वो उस हिसाब से ही होगा पूरा। तो तुम्हारा ये एंड हैज़ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड शैल नॉट चेंज हिज ऑब्जेक्ट्स फॉर विच इट रेज्ड द मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द कंपनी एंड डिटेल्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। न्यूज़पेपर में डाल दी हूँ, बस फटाफट न्यूज़पेपर वाले पॉइंट में न्यूज़पेपर मार्क कर लिया करो, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आता ना, उसमें लिखा है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर जहाँ पर वो रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। वर्नाक्युलर मतलब जो उस स्टेट की लैंग्वेज होगी। अगर मान ले राजस्थान में है तो वहाँ की लैंग्वेज, गुजरात में है गुजराती का न्यूज़पेपर और उस हिसाब से, ठीक है। पंजाब में पंजाबी का न्यूज़पेपर पर भी, और एक इंग्लिश और एक पंजाबी, ऐसे तरीके से होगा वर्नाक्युलर स्टेट की लैंग्वेज में। और साथ ही साथ डिसेंटिंग मतलब जो मना कर रहे हैं उनको पैसा वापस दे दो। डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एंड शेयरहोल्डर्स हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस। बढ़िया, कुछ जो नहीं समझ में आया? सेबी हाँ जी, कहाँ, कौन सा वाला? शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट पे तो ब्रैकेट क्लोज मार दे। द डिसेंटिंग शेयरहोल्डर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, बस आगे का छोड़ दो अभी के लिए, इतना बहुत है। फिर अब आगे आ जाओ, चलेगा बाकी का। अच्छा, इन्होंने ना स्पेसिफिकली अगले पैराग्राफ में एक हल्का सा बताया कि मान लो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैं कुछ चेंज कर रही हूँ तो चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ ऐड कर रही हूँ चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज से कुछ डिलीट कर रही हूँ वो भी चेंज हो गया। चेंज तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, बस इन्होंने स्पेसिफिक पता नहीं क्यों बताया। डिलीटिंग एनी पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज ही होता है और उसके लिए भी यही प्रोविजंस फॉलो करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट, फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट ओनली। मतलब क्या हुआ, ऊपर लिखा था ना कि जो कंपनी एलिजिबल है पोस्टल बैलेट के लिए वो पोस्टल बैलेट से पास करे, तो कौन सी एलिजिबल है? ऑल कंपनीज हैविंग मोर देन 200 मेंबर्स, ठीक है। एक तरीके से पब्लिक कंपनी हो गई। और अगला, कंपनीज विच आर रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो एक तरीके से लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई है, ठीक है। पब्लिक, ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड ऑल पब्लिक कंपनीज। भले तुमको याद नहीं रहता तो उस तरीके से याद कर लेना। यहाँ तक क्लैरिटी है? कोई डाउट बताओ? एवरीबडी श्योर? अब आगे प्रोसेस शुरू हो रहा है दोबारा। हाँ चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दोबारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब ये प्रोसेस और पुराने प्रोसेस तुमको देखो कितना आता होगा। पहला देखो क्या लिखा है, 7 दिन नोटिस। क्यों देते 7 दिन नोटिस? बोर्ड मीटिंग से पहले ही बंदे अवेयर हो जाए, बुलाने के लिए। नोटिस यानी कि आओ, नोटिस इनवाइटिंग होता है नोटिस में, ठीक है। तो 7 दिन नोटिस। फिर देखो होल्ड द मीटिंग, फिर बाद में पास रेजोल्यूशन,
पॉइंट्स ही कराऊंगी मैं, अभी ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है। पास रेजोल्यूशन, इससे ज़्यादा तुम बोर हो जाओगे। फिर एक बंदा सर्टिफाई कर दिया काम करने के लिए, पहले भी करे थे ना, ऑथराइज अ पर्सन। मीटिंग के अंदर एक कंटेंट में लिखा था ना, एक बंदा ऑथराइज करो, है ना। हाँ, तो वो CS जो भी बंदा नोटिफाई कर दिया। फिर एक EGM के लिए, देख जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के लिए दिन फिक्स कर दिया। सेम पॉइंट्स आ रहे हैं ना, शाबाश। उसके बाद टू अप्रूव द ड्राफ्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, वो EGM बुलाने के लिए भी तो एक नोटिस बनाना था। EGM का जो नोटिस होता है, देख इन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है और कुछ नहीं। EGM बुलानी है, डिसाइड करना है, तो EGM का भी एक नोटिस जाएगा। तो EGM का नोटिस भी मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन भेजेगा, क्या लिखा जाएगा, राइट। बात तो वही हो गई ना, पहले भी वही लिखा था। तो EGM का नोटिस हो गया। उसके बाद डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दो इशू नोटिस करने के लिए। सिमिलर पॉइंट्स हैं। फिर अब तुम्हारा क्या हो गया, सारा काम हो गया। तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो भी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से तुमने पास कर लिया, पीछे उन्होंने बोला ही था करना पड़ेगा। फिर नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग द ऑब्जेक्ट शैल कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जो नोटिस जाएगा रेजोल्यूशन का, EGM का जो नोटिस जाएगा उसको ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। EGM नोटिस शैल कंटेन ये पॉइंट्स, बट चलेगा, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट, C पॉइंट है तुम्हारा। पब्लिश एडवर्टाइजमेंट मिल गया। कहाँ पे न्यूज़पेपर है कि कुछ नहीं है, सही है, न्यूज़पेपर भी है और है, और एडवर्टाइजमेंट बिफोर पोस्टल बैलेट ना। उसके अलावा जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। यार वो रहना चाहते होंगे कंपनी के साथ, तभी तो उन्होंने पैसा दिया था ना। तो आप नहीं अग्री है तो छोड़ो भागो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो कि क्या पता हम उनके साथ हमारे साथ मीट हो सके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जनरल मीटिंग का नोटिस गया 21 डेज़ पहले। देखो मिलेगा, पढ़ो 21 डेज़, समझ आ गया, वेरी गुड। अब जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया था उसके अंदर तुमने नोटिस में क्या मीटिंग कंडक्ट करोगे। जब नोटिस दे दिया है तो मीटिंग के अंदर क्या करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे। रेजोल्यूशन कौन सा है, स्पेशल है, तो 3/4 मेजॉरिटी लिखी हुई है, 75% 3/4 मेजॉरिटी। फलाना डिंगना सेम होगा क्या, ये तुमको समझ आ गया। अभी देखो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास किया था, अगर 200 मेंबर, वो पीछे पॉइंट्स दिए हुए थे ना 2 वाले, कि जिनको मैंडेटरी पोस्टल बैलेट करना पड़ता है। फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो सब कुछ बनाया। फिर यहाँ पर RD क्यों नहीं आता, क्योंकि ROC के ऊपर की बात नहीं हो रही ना, ROC की बात हो रही है, तो चल जाएगा। RD के पास जब जाता है जब ROC चेंज होता है, ठीक है। अब अगला MGT 14, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था तो MGT 14 हर बार 30 दिन में ही जाता है ROC को। 30 दिन में हाँ बस, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, RD को बताने की ज़रूरत नहीं है। देख पूरी दुनिया को तो बता दिया, नोटिस ये पोस्टल बैलेट ब्ला ब्लू। देख RD के पास पता है कब जाना होता है, RD के पास तब जाना होता है जब, देख अगर तेरी कंप्लेन करनी तो मुझे तेरी मम्मा के पास जाना पड़ेगा ना। अगर मुझे तेरे से होमवर्क करवाना था, मुझे पूछना रश्मि होमवर्क दिए, तो मैं तेरे से पूछूंगी सीधा, देखो मम्मी की से नहीं कि आंटी ने इसने होमवर्क किया था कि नहीं। तो बात समझ के देख कि अगर मुझे तेरी अथॉरिटी को सुपरसीड करना है तो मैं तेरे ऊपर जाऊंगी। मुझे ROC ही बदलना है तो मुझे तेरी मम्मी को पूछना पड़ेगा, ROC की मम्मी को पूछना पड़ेगा, ऐसा। इफ़ आई हैव टू टॉक विद यू, आई कैन टॉक विद यू डायरेक्टली, राइट, सही। उसके बाद तुम्हारे नोट्स आ गए, नोट्स को नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, आगे आ जाओ फटाफट, शाबाश। सीधा D पॉइंट, ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। मिल गया ना, वेरी गुड। ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज एकदम आसान, ये 4 पॉइंट का बस, ना रूल्स है ना कुछ। ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज आराम से चेंज हो जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 दो, बात खत्म। लायबिलिटी क्लॉज मतलब जो लायबिलिटी से कंपनी, लाइबिलिटी क्लॉज मतलब कितना हाँ ऐसा मत करो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, करेक्ट। तो
अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पर इतना सा लिखा है तो रूल्स में क्या लिखा होगा? देखो जी, उसमें वही लिखा होगा, पहले बोर्ड मीटिंग बुला लो, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लो कि जनरल मीटिंग बुलानी है, फिर हाँ EGM बुलानी है, फिर नोटिस देना है, फिर पब्लिक में इशू करना है, वही सारे प्रोसेस होंगे। देख, अगर ये 4 चीज़ें लिखी हैं कि आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और आपको लिखा है कि आपको ये MGT गवर्नमेंट को ROC को बताना है MGT 14 में, ठीक है, तो तेरे पास 2 चीज़ें आ गई, तो इस 2 चीज़ों से पूरा प्रोसेस बना सकती है। अगर तेरे को मीटिंग कंडक्ट करनी तो पहले बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत है, बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग के पहले वाला पॉइंट क्या, 7 दिन का नोटिस, 7 दिन का नोटिस देके बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग फिर कंडक्ट की, 3 पॉइंट तो हमारे ऐसे ही बन गए। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि कौन अथॉरिटी लेगा, कौन पूछेगा, कौन क्या करेगा, ऑथराइज कर दिया। उसके बाद जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दिया, फिर जनरल मीटिंग कंडक्ट की। ऐसे 10-15 पॉइंट बना दूंगी मैं तो। जनरल मीटिंग कंडक्ट की, जनरल मीटिंग जब कंडक्ट किया तो उसके अंदर रेजोल्यूशन पास किया, अगर पोस्टल बैलेट की ज़रूरत है तो कर दो, नहीं तो नहीं ज़रूरत है तो रहने दो, ठीक है, वॉटेवर, रेजोल्यूशन पास किया। फिर तुम्हारा वो रेजोल्यूशन को ROC को सबमिट करोगे, ROC को सबमिट करोगे तो ROC अप्रूव करेगा। ROC को सबमिट कितने दिन में करोगे? 30 डेज़ में इन MGT 14, तो ROC अप्रूव करेगा एंड हेंस ऑल्टरेशन तुम्हारा हो जाएगा। सिंपल, आया बात समझ? बस आसान है। 21 days क्लियर डेज। हाँ 21 क्लियर डेज में नोटिस जाता है। किसका? ब्राइटनेस कम हो गई थी कि अभी भी कमी है? बैटरी खत्म होने वाली होगी। ठीक है ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन MOA। मतलब कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं, जितना बिजनेस में पैसा लगा है। कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में बात हो रही है।